Congress has delayed the seat alliance talks with the NCP in Maharashtra for far too long. It is not a good sign. शरद पवार स्वयं इस प्रकार की किसी मुलाकात का खंडन कर चुके हैं। शरद जी बहुत सीजन हैं, हरदम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो मैं इस खबर को सत्य नहीं मानता। We need to have clarity. The options for all political parties are open as long as they are made clear. एनसीपी के माननीय नेतागण क्या कहते हैं उसके प्रति मेरी कोई जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं है। शरद पवार जी आज यूपीए में है, इस प्रकार की कोई मुलाकात नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार में नहीं हुई। राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा फर्क है। लेकिन सरकार से बाहर जाने की बात हो रही है। जाएंगे तो चले जाएंगे, अब क्या करें, अब जाना हो तो चले जाएंगे। हम सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। मैं स्वयं जो वामपंथियों ने सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन किया था उसमें गया था, तो हम इन सभी दलों से बात। कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा नेता एक प्रांत का है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्र का बहुत अच्छा नेता बन सकता है। वो मैं तो नहीं जानता, अभी तक कोई फैसला तो हुआ नहीं है, इकट्ठे लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, तो कोई फैसला नहीं। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी की दावेदारी पेश कर रहे हैं, कथित तौर पर भ्रष्ट नेताओं की फहरिस्त बना रहे हैं, दूसरी पार्टियां चुनावों के पहले गठबंधन की कश्मकश में फंसी हैं। आज लोकसत्ता अखबार के जरिए खबर आई कि 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों ने खबर का खंडन कर दिया। शरद पवार ने एक ट्वीट कर कहा कि 17 जनवरी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ मेरी मुलाकात की खबर पूरी तरह भ्रामक, गलत और बेबुनियाद है। राज्यों के दौरों या दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान मैं मुख्यमंत्रियों से मिलता हूं, लेकिन इन मौकों के अलावा पिछले 1 साल में मैं कभी मोदी से नहीं मिला। इस बीच एनसीपी की तरफ से यह भी कहा गया कि 17 जनवरी को पवार दिल्ली में नहीं पुणे में थे, लेकिन सीटों के बंटवारे पर नाराजगी साफ शब्दों में जाहिर कर दी गई। नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करते ही रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सफाई दी, कहा कि एनसीपी यूपीए का हिस्सा है, इसलिए अखबार की खबर गलत है। कांग्रेस ने कहा एनसीपी पुराना साथी है, चुनाव के पहले खींचतान तो होती ही है, लेकिन कुछ ही दिन पहले ऐसी ही कुछ खींचतान एनसी के साथ भी हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन क्या इस बार की खींचतान का मूड कुछ अलग है? बीजेपी ने कई बार टिप्पणी की है कि डूबते जहाज यानी कांग्रेस को छोड़कर उसके साथी भाग रहे हैं। अगर ये सच है तो ये भी सच है कि आरजेडी एलजेपी से कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत चल रही है। अभी तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने समर्थन वापस नहीं लिया है और अक्सर चुनावों के नतीजे आने के बाद ही गठबंधन फाइनल होते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और पक्ष है, वो ये कि क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार तो पार्टी हारेगी ही, और ऐसा ही कुछ सहयोगियों को भी लग रहा है, इसलिए खींचतान का रंग अलग है। और कांग्रेस की योजना फिलहाल किंग मेकर होने की है, किंग नहीं। इन सब पॉइंट्स पर करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा। बता दें आपको हमारे साथ कौन कौन है। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ नलिन कोहली हैं, नेता हैं बीजेपी के। मुंबई से हमारे साथ नवाब मलिक जुड़ रहे हैं, नेता हैं एनसीपी के। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हैं। संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं firstpost.com के, और नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई बार बिल्कुल अलग इनका व्यू होता है, काफ़ी सालों से देख रही हैं इस पूरी राजनीति को। तो इन सब से हम बात करेंगे और कांग्रेस के खास मेहमान का इंतजार हम कर रहे हैं जो कहीं पर अटक गए हैं ट्रैफिक में। जल्दी उनसे भी हम आपको मुखातिब कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नवाब मलिक साहब आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये खबर आई लोकसत्ता में और आप लोगों ने साफ तौर पर इसको नकार दिया और बीजेपी ने भी नकार दिया, लेकिन क्यों लगता है आपको, किस तरह से ये खबर आ गई? लोकसत्ता तो जाना माना अखबार है और काफी पढ़ा जाता है, क्रेडिबल है। ऐसा है, एक क्रेडिबल अखबार अगर इस तरह से अफवाहों के आधार पर खबर छापे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। उनके संपादक महोदय ने खुद कहा है कि हम इसका कल खुलासा करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है, जिन सवालों को खड़ा किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए या बीजेपी में जाएगी, तो हम साफ कर दें कि 99 में परिस्थितियां हम कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े, नतीजा आया तब हम केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो सकते थे। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सांप्रदायिकता के साथ नहीं जाएंगे और उस वक्त भी हमने फैसला किया था और आज भी हम बीजेपी या एनडीए में नहीं जाने वाले हैं और आगे नतीजों के बाद भी इस तरह की कोई भी इरादा हमारा नहीं है। जो 99 में हमने फैसला किया था वो फैसले पे हम कायम रहेंगे।
ठीक है, फैसले पर आप कायम रहेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें आती हैं। पहली ये कि फिर आपकी पार्टी की तरफ से लगातार, आप सहयोगी यूपीए में हैं, लेकिन आपकी पार्टी से लगातार नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ होती रही है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि प्रफुल्ल पटेल जी के बयान को लेके 3 दिन से अटकलें चलती रही। प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि मैं किसी के इंटरव्यू पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। आगे उन्होंने बात कही कि न्यायालय के जो आदेश होते हैं वो अंतिम होते हैं, लेकिन जिस तरह से पेश की गई बातों को, जहां तक जकिया जाफरी के केस का मामला है, अंतिम न्यायालय का आदेश उसमें नहीं है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टेजेस बाकी हैं। उसी गुजरात में अन्य दंगों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके नेता बाबू बजरंगी, 31 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई। कई मामले न्यायालय में चल रहे हैं। जो मोदी जी के बारे में एक परसेप्शन देश में बना है, कांग्रेस ने, ये देश की जनता ने नहीं बनाया। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म निभाओ इस तरह की बात की, तब लोगों के मन में शंका हुआ कि कहीं सरकार तो दंगे नहीं करा रही या सरकार जानबूझ के दंगे नहीं रोक रही। ये परसेप्शन किसी दल ने या जनता ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाया है। और प्रफुल्ल भाई ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसको हमें कोर्ट का वर्डिक्ट अंतिम नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। प्रफुल्ल पटेल ने एक चीज और कही है कि विकल्प खुले। कौन से विकल्प फिर खुले? आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएंगे। अगर आपका इशारा हम सही समझ रहे हैं तो फिर विकल्प कौन से खुले हैं आपके पास? ऐसा है कि हम कांग्रेस के साथी हैं। हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि जो सीटों का मामला है जल्द से जल्द तय होना चाहिए। महाराष्ट्र में 5-6 दलों का गठबंधन बना है, उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत कर दी। हम चाहते हैं कि जल्दी उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर हों, प्रचार की शुरुआत की जाए। कांग्रेस के स्टेट के लोग कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं निर्णय नहीं ले रही है। अगर अंतिम क्षण तक इसी तरह से चलता रहा और कांग्रेस को अगर देश में लोगों से समझौता नहीं करने का निर्णय है, तो अकेले लड़ने का विकल्प तो हमारे पास हमेशा खुला रहेगा। गठबंधन में हम रह रहे हैं कुछ कारणों की वजह से, हम सांप्रदायिकता को रोकना चाहते हैं। अगर कांग्रेस निर्णय नहीं लेगी तो अकेले लड़ने के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब खुले विकल्प होने का ये मतलब है कि आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, सीधा सीधा इसका ये मतलब, और कहीं किसी पार्टी के साथ फिलहाल नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, फिलहाल और आगे भी नहीं जाएंगी। अच्छा, आगे भी, ठीक है, आगे का भी आपने क्लियर कर दिया। नलिन कोहली, जो आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से, पहली बार मतलब हमने देखा है कि तारीफ एनसीपी जो है बहुत प्यार से कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की खासकर आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। फिर ये जो अखबार में छपा, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से अफवाह है। 2-3 यहाँ विषय है, कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। पहली बात है, हमने भी खंडन किया, ये खबर गलत है। तो खबर गलत है तो गलत है, इसमें आगे क्या बताएं? ये अटकलें जो लगाई जा रही हैं एक खबर के आधार पर, जो खबर ही गलत बताई जा रही है। दूसरी बात है कि जो संकेत मिल रहे हैं, इन संकेतों के कई आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कि उसका एक राजनीतिक निष्कर्ष निकल सकता है कि कांग्रेस, खुद नवाब साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर बातचीत में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है उससे जुड़ी बात हो। तीसरी बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से, उनके नेता जो है कह रहे हैं भाई एक कोर्ट का निर्णय है, दंगों को लेकर 84 की बात उठी गई थी और 2002 की। अब बड़ी बात है, अगर राजनीति की बात करनी है तो इस देश में और तो कहीं कभी दंगे हुए नहीं, और उन दंगों के बारे में सांप्रदायिक बातें होती नहीं है, चाहे वो मतलब उत्तर प्रदेश में हो, 84 के दंगे हो, कुछ हो। लेकिन एक ये पोजीशनिंग है कई पार्टियों की, कई लोगों की, कि 2002 तक ही सीमित रखे, जबकि देश चाहता है कि आज जो है चर्चा जो हो वो बात हो कि अगर हमारी डूबती अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं या नहीं, और इसके लिए क्या होना चाहिए आगे बढ़ने की बात। हम तो उससे ही राजनीति करें, हम तो दंगों की बात करते ही नहीं है, ये हम पर थोपी जाती है। लेकिन कोई जिस पर कहीं पर भी कोई पार्टी व्यक्ति इस पे बात करे, हम इससे कतराते नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे फैक्ट्स हैं, हम सामने रख देते हैं। आखिरी बात हुई कि एलाइज की बात। एलाइज की बात भी स्पष्ट रूप से हम करें। पहली बात है कि अगर आप एनडीए 1 को याद करेंगे और यूपीए 1, दोनों जो है मूल रूप से पोस्ट पोल अलायंसेस बने थे। प्री पोल अलायंस भी होते, पोस्ट पोल भी होते। हम लोगों ने अपनी तरफ से ये रखा है कि 272 का आंकड़ा खुद करें, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता पड़ेगी, पहली बात, कि एलाइज की जरूरत है, और यदि जरूरत है तो कौन कौन हो सकते हैं वो। तो मुझे लगता है ये तो हर पार्टी अपने उस अधिकार में सोच सकते हैं।
तो मुझे अगेन आपको भी सिर्फ इतना ही लगता है ये सिर्फ आपसी सीटों की खींचतान है, उससे मुझे ज्यादा नहीं कुछ पता, ये तो आपको बाकी जो है मतलब ब्लंटली, मैं तो एनसीपी का एक्सपर्ट नहीं हूँ और कांग्रेस पार्टी हमारी मुख्य विरोधी दल है, तो हम मूल रूप से मतलब यहाँ अगर देश में हो तो दो पोल्स खड़े हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस है, उनके इर्द गिर्द एलाइज है, एक तरफ यूपीए, कुछ एलाइज हमारे साथ भी रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं, तो मतलब ये एक अलग विषय है। जहां तक क्या कारण है ये तो दो पार्टनर्स बता पाएंगे, हमारा इस पे कोई जानकारी। तो दूसरे पार्टनर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुंबई से संजय निरुपम हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। संजय, अभी हम बात कर रहे थे नवाब मलिक से, उन्होंने कहा कि बेसिकली जो लोक सत्ता की खबर है उसको गलत ठहराई है, उसको बीजेपी भी गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की अगर अफवाह भी है तो आखिर इसकी वजह क्या है? अफवाह के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दाना अगर सच होता है तो उसके बाद ही अफवाह शुरू होती है। मुझे नहीं लगता अफवाह के लिए कोई सच के आधार की जरूरत होती है। अफवाह उड़ाने वाले अफवाह उड़ाते रहते हैं, और अगर एक बार एनसीपी की तरफ से इस प्रकार की बात आ गई कि ये महज अफवाह है और इस प्रकार की कोई गुप्त भेंट नहीं हुई और इस प्रकार की कोई योजना या साजिश या षड्यंत्र नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। रह गई बात कांग्रेस और एनसीपी के अपने गठबंधन की, 1999 के बाद से लगातार गठबंधन है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में सरकार में एनसीपी है, यहाँ पर 15 वर्षों से मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार में एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के काम कर रही है। हाँ, जब चुनाव के टाइम आते हैं तो अलग अलग सीटों पर जो सीटें मान लीजिए एनसीपी के पास हैं, उन क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं का एक दबाव होता है और दबाव की एक प्रतिध्वनि आपको सुनने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है वो अटूट है, मजबूत है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप बड़ा निश्चिंत हैं इन सब चीज़ों को लेकर, बावजूद इसके कि एनसीपी ये कहती है कि हमारे विकल्प खुले हैं। हालांकि अभी नवाब मलिक साहब ने क्लियर किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, बाकी और कहीं वो जाने वाले नहीं हैं, ठीक है, लेकिन विकल्प खुले हैं, ये बात वो करते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद एनसीपी कहती है जब कोर्ट से क्लीन चिट मिला है तो आगे क्या करना है इसमें और क्या बोलना है। क्या ये बातें आपको, कांग्रेस को एलआई के तौर पर आपको परेशान नहीं करती? देखिए, जब हम गठबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सहयोगी दल होते हैं उनके समक्ष हमेशा विकल्प खुले रहते हैं। आपने कांग्रेस के बारे में जो प्रतिक्रिया है, कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो रखने को कहा, और कांग्रेस का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि जो हमारे सहयोगी दल है हम उनके साथ कोई रिश्ता तोड़ने नहीं जा रहे, हमको मिलजुल करके काम करना है। रह गई बात प्रफुल्ल भाई की जो बयान था, संयोग ऐसा है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन संयोग ऐसा है कि कल सुबह स्वयं प्रफुल्ल भाई का फोन आया था किसी सिलसिले में, और उनसे मैंने पूछा भी कि क्या है। उन्होंने कहा कि टेलीविजन वालों ने, अखबार वालों ने मेरी बातों को एक सही संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया है, आधी बात रखी, आधी बात ही छोड़ दी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं से भी नरेंद्र मोदी का समर्थक नहीं हूं, मैं कहीं से भी नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ऐसा स्वयं व्यक्तिगत तौर पर प्रफुल्ल भाई ने मुझे कल कहा। हमेशा वो मुझे कहे या एक्सप्लेन करे ऐसा नहीं है, किसी और वजह से वो बात कर रहे थे। तो अखबारों में आज जो कुछ छप रहा है उसके आधार पर न तो गठबंधन बनते हैं न गठबंधन टूटते हैं, क्योंकि खुद जिन लोगों के बारे में खबरें छपती है वो खुद ही दूसरे दिन जाहिर करते हैं कि ये महज अफवाह है। तो अफवाहों पे आधारित खबरों के आधार पर अगर आप पैनल डिस्कशन करेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें निकल के आएंगी आपके सामने। ठीक है, अच्छा है, सच निकलकर सामने आ जाए वो बेहतर है। संजय सिंह, जो चीज़ बार बार, अब सुबह से लगातार ये चीज़ हो रही थी, कल भी कहीं ना कहीं इसकी सुगबुगाहट आई, लेकिन एक बार जब ये खबर आई तो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह चला और काफ़ी बड़ी चीज़ समझी गई कि इस तरह से बात हो रही है। बहुत नेचुरली पॉलिटिकली अगर हम देखें, अगर खबर सच है तो बड़ी चीज़ होती है, लेकिन क्या इस बार जो मूड है पूरा चुनाव का, आपको लगता है कि मूड जो है इन अलायंसेस का और जो बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की खींचतान है, वो आम तौर से अलग है? देखिए, बिल्कुल अलग है। एक चीज मैं मान सकता हूं कि 17 तारीख को मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि दोनों पक्ष उस चीज को डिनाई कर रहा है। लेकिन आजकल मुलाकात, संवाद, बातों का दौर और मिलना जरूरी नहीं है, मिलना जरूरी नहीं है, और 17 तारीख को मिलना जरूरी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग फोरम है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, उस पर बात होती है। दूसरी चीज, शरद पवार की एक स्टैंडिंग जो पॉलिटिक्स में है वो ऐसी है, जो विकल्प खुले हैं तो चुनाव के बाद उनके लिए तीनों विकल्प हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी और थर्ड फ्रंट भी, या कोई फोर्थ फ्रंट होगा वो भी। तो शरद पवार इस तरह के वो पॉलिटिशियन हैं जिनकी पहुंच और कनेक्टिविटी सारी पार्टियों में काफी अच्छी है। ट्रू पॉलिटिशियन। जब एनडीए की सरकार थी उस समय, जब 99 का हवाला दे रहे थे कि उस समय में वो नहीं गए सत्ता के साथ, एनडीए के साथ, लेकिन उस समय भी शरद पवार की जो कनेक्टिविटी वाजपेयी के साथ थी और वाजपेयी सरकार के साथ थी वो काफी अच्छी थी। 2004 का जब चुनाव हो रहा था तो एलके आडवाणी मुंबई गए थे
बाल ठाकरे से बात करने, लेकिन मतलब वो संयोग नहीं बैठा, वरना शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी वो साथ एक अलायंस होने की बात थी। आगे भी मतलब क्या होता है वो कहना मुश्किल है। हाँ। दूसरी चीज जो है इसमें कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति ये है कि अगर आप अलायंस का पैटर्न देखेंगी, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ वो इलेक्शन में नहीं जाकर के 2004 का जो मॉडल था कि स्टेट जो इलेक्शन है वो स्टेट का एग्रीगेट है, उसका वो है, और बाकी अलायंसेज छोटे छोटे, कांग्रेस के प्रीपोल अलायंसेज भी 2004 में काफी स्ट्रांग थे। लेफ्ट था इधर, बाकी सब जगह डीएमके थी, आरजेडी थी। अभी का अगर आप देखेंगी यूपीए 2 में, तो सारे अलायंस पार्टनर, यूपीए वाले अलायंस पार्टनर चले गए, यूपीए 2 में दूसरे अलायंस पार्टनर आए। ठीक है, उसमें से ये आपकी ममता बनर्जी गई, डीएमके गया, टीआरएस गया, जेवीएम गया, उस तरह से और भी आई, मुस्लिम लीग गई। तो जो अब 3 सिर्फ अलाइज बचे, जिसमें 2 खतरे की घंटी बजा रहे हैं, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो आरएलडी है, आरएलडी अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस समय में कांग्रेस के पास जो एलआई आ रहे हैं उसमें लालू यादव को छोड़कर कोई नहीं है, और जो मतलब बिल्कुल साथ बने हुए हैं, और वो भी एक विनिंग फोर्स है। लालू यादव 98 वो 2004 के फोर्स नहीं है जो अपसर्ज पे थे। ठीक है, बिहार में चुनाव भी बीजेपी वर्सेस लालू यादव हो सकता है, लेकिन ये एक स्थिति है जो कांग्रेस के लिए जरूर चिंताजनक है। प्रीपोल पोस्टपोल वो सारी चीजें देखने की होंगी, लेकिन एक मजबूत, जिस तरह का कांग्रेस अपना एड कैंपेन लेकर के आ रही है, जिस तरह से कांग्रेस मजबूती के साथ, मतलब राहुल गांधी को प्रत्यक्ष तौर पे एक तरह से प्रोजेक्शन है, उस समय में ये चीजें होनी मेरे ख्याल में वो कांग्रेस के लिए एक चिंता की स्थिति है। ठीक है, नवाब मलिक इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी नवाब मलिक। संजय सिंह जी, जो दिल्ली में बैठ के अफवाह फैला रहे हैं, या आज की भी खबर दिल्ली से ही अफवाह फैली। आप मुंबई की 2004 का हवाला दे रहे हैं कि अडवाणी जी मुंबई आए थे और 2004 में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन बनने वाला था। मैं आपको बता दूं, आपके दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था कि देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों का मोर्चा बने और एनडीए को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमने लिया था। उसके बाद सोनिया जी ने उसको आगे बढ़ाया और मोर्चा देश भर में बना। आप दिल्ली में बैठ के अफवाहों को उड़ाकर 2004-10 साल पुरानी बातों को अलग ढंग से पेश करते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जानकारी कम। ताल कटोरा स्टेडियम के अफवाह फैलाने की कोई बात नहीं है, जो खबर आई है उस पे एनालिसिस हो रहा है। आज की भी अफवाह दिल्ली से फैली है। अच्छा, चलिए, आपको ज्यादा पता होगा, आप वहां पर बिल्कुल मिडिल में है। खैर, नीजा जी, जो यहाँ पर संजय कह रहे हैं, और हाँ, जो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि जिस तरह से सारे एलाइज जो अभी साथ में हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें विकल्प ढूंढने की कोशिश हो रही है, चाहे वो जो भी एलाइज हो, या फिर एक अपने आप को अलग दिखाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन क्या हम ये माने कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, इसके कारण एलाइज का मूड जो है वो अलग है? क्योंकि इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस के सामने आज ये विकल्प होता कि उसको 250-300 सीटें मिल रही हैं, तो शायद ये स्थिति नहीं होती, स्थिति अलग होती। देखिए, ये बात सही है कि अगर कांग्रेस का पलड़ा नीचे जा रहा है, भारी नहीं है इस समय, तो जाहिर है कि एलाइज कतराएंगे, पल्ला झाड़ेंगे। डीएमके ने तमिल का इशू बना के किया, ममता बनर्जी ने रिटेल मल्टी ब्रांड, एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल का किया। हालांकि ये सब इश्यूज चलते आ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा उस टाइम कि कांग्रेस कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है। रहा एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये भी ब्रेक करेंगे अलायंस को लोकसभा चुनाव से पहले। मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर एनसीपी और कांग्रेस अकेले लड़ेंगे तो स्थिति दोनों की बदतर होने वाली है। अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो भी कुछ थोड़ा बहुत संभालने की बात हो सकती है। तो दोनों को ये जानकारी है। अगर प्रफुल्ल पटेल, और काफी बोले हैं प्रफुल्ल पटेल, आप भूल जाइए, हर दिन कम से कम कई सारी चीजें हैं। देखिए, आप भूल जाइए शरद पवार की मीटिंग नरेंद्र मोदी से वो, हाँ, ठीक है, वो अलग भी नहीं है, क्योंकि आप बात क्योंकि वो एक चीज आ गई, इसलिए बहुत ज्यादा वो उछल गए। दसियों तरीके हो सकते हैं कन्वे करने के। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का ये कहना कि 2002 को पीछे छोड़ दीजिए, सिट का जो क्लियरेंस आ गया, नंबर 1 कहा। दूसरा ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। इसका क्या मतलब है?
can't say options close. We wish to have an alliance with Congress to continue our alliance. मतलब सब कुछ खुल गया ना. ये चीज और जो आप जो बोल रही हैं उसमें मैं एक ऐड कर दूं. उन्होंने बोला कि आइडियोलॉजिकली वी आर विद कांग्रेस एंड विल कंटिन्यू टू बी विद देम, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद थिंकिंग अबाउट आवर ग्रोथ. ये आवर ग्रोथ का क्या मतलब है? आवर ग्रोथ, और डीपी त्रिपाठी ने जो आज अभी कहा, वी आर टॉकिंग टू ऑल पार्टीज, वेरी क्लियरली ही हैज सेड वी आर टॉकिंग टू ऑल पार्टी. सो एक तो है कि वो बार्गेनिंग हार्ड कर रहे हैं. कांग्रेस चाहती है उनको कम सीटें मिले. पहले 22 मिली थी एनसीपी को, कांग्रेस को 26 मिली थी लोकसभा के लिए. एनसीपी चाहती है वही रेशियो रहे, कांग्रेस चाहती है एनसीपी को इक्का दुक्का कम मिले. तो एक तो हार्ड बार्गेनिंग हो रही है. दूसरा, कांग्रेस कुछ इशारा भी नहीं कर रही है, तो ये कह रहे हैं आप इतनी देर कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मतलब प्रेशर ऑन कर रहे हैं. और नवाब मलिक साहब ने बोला, किसी ने बोला अभी कि मीडिया ये फैलाती है. मीडिया तो पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बन गई है. ट्रायल बलून्स करके आप लोग एक दूसरे से तो बात ही नहीं करते हो, आप थ्रू मीडिया ही बात की जा रही है, साउंड आउट कर लिया जाता है. तो माफ कीजिएगा, ये एक मतलब ये बहुत समय से आ रहा है, ये नई चीज नहीं है. लेकिन मैं संजय सिंह से एकदम सहमत हूँ कि एनसीपी की स्ट्रैटेजी इस समय ये है, चाहे यूपीए आए पावर में तो हम हैं यूपीए का हिस्सा, एनडीए आए तो जरूर ये ऑप्शन खुली होगी. और शरद पवार के कॉन्टैक्ट सब जानते हैं, हर पार्टी में बहुत अच्छे, बहुत शानदार है. और थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है तो वो फ्रंट रनर है इस समय प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि ही विल बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल टुडे टू ऑल रीजनल सैट्रप्स. तो मतलब तीनों में विन विन सिचुएशन हो सकता है, पर एवरीथिंग उसी पे हिंज करेगा कि एनसीपी की सीटें कितनी आती हैं.